एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये दो फैक्शन के दरमियान सदियों से लड़ी जाने वाली लड़ाई है, जो कि मैग्निफिसेंट फिल्म सेक्ट और सनशाइन सेक्ट के दरमियान है। और इस जंग की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि मैग्निफिसेंट फिल्म सेक्ट के खिलाफ सनशाइन सेक्ट ने की थी, क्योंकि उन्हें उनकी दौलत जो चाहिए थी। और मैग्निफिसेंट फिल्म सेक्ट के डिसिपल भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ताकि उन्हें फाइट में हराया जा सके। लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा सिंपल नहीं थी जितनी दिखाई देती थी, क्योंकि सनशाइन के पास एक ऐसा बीस्ट था जिसकी वजह से वो आज तक कोई भी बैटल नहीं हारे थे। और जिस बैटल में भी जाते थे वो बीस्ट वहाँ के तबाही मचा देता था। मैग्निफिसेंट फिल्म के लोग काफ़ी जख्मी हो गए थे, लेकिन उनका बॉस उन्हें कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपने सेट पीस ट्रांसपोर्ट यूनिट को यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया है। इसकी वजह से हम उसे हरा देंगे, क्योंकि उनके पास एक गिगांट कैनन मौजूद था। बस इन्होंने उसे लॉन्च करना था। इसके लॉन्च करने के बाद उन लोगों को उम्मीद थी कि वो लोग उस गिगांट बेगर को हराने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन उससे हराने से पहले इन लोगों को वहाँ पर रुक कर उनका इंतज़ार करना था। फिर इसी के साथ हम एक मोटे बंदे को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान था, और वो कहता है कि अब मैं क्या करूं। उसे पता चल गया था कि इसके लोग अब इस फाइट को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि उस बीच को हराना इनके लिए इम्पॉसिबल था। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था और खुद से कह रहा था कि अब मुझे नहीं पता कि ये बैटल कितने दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि कैनन चलाने वाले लोगों के पास वो बीस्ट अब आ चुका था। और जितनी भी फैमिली फेसेस थे वो उन्हें डिस्ट्रॉय करता जा रहा था और सभी को बार बार मारे जा रहा था। फिर एक ये बंदे के पास जाता है जो कि काफ़ी ज़ख्मी था। उसके पास क्रिस्टल बॉल था और वो सीनियर ब्रदर लू को देते हुए उसे कहता है कि तुम्हें इस क्रिस्टल बॉल को लेकर यहाँ से भागना होगा, क्योंकि अगर इस क्रिस्टल बॉल को उस बीच के हाथों लगा दिया जाए तो फिर हम सभी लोगों की कुर्बानियाँ ज़ाया जाएंगी। ब्रदर लू उस क्रिस्टल को लेकर भाग भी रहा था, और वो रोते हुए ये भी कह रहा था कि आखिर इस किस्म का काम मेरे ज़िम्मे क्यों लगाया जाता है। और वो रोते हुए चिल्लाते हुए ये भी कह रहा था कि अगर मैं भी मारा जाता हूँ तो मेरे डिसिपल्स, मेरी फैमिली और मेरी लवर, वो सभी लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता, मुझे भागना होगा और इसे कहीं दूर लेकर जाना होगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इसे दूर ना लेकर गया तो फिर यहाँ पर सारी चीज़ें बेमाने हो जाएंगी। और भागते हुए वो ये भी दुआ मांग रहा था कि आखिर ये नाइटमेयर कब ख़त्म होगा। और इसके बाद अगले सीन में हम हमारे एमसी को देखते हैं जिसका नाम था लिन, जो कि यही कह रहा था कि ज़रा तुम पीछे हटना। कि तभी फिर उसकी टक्कर एक बंदे के साथ हो जाती है, और वो बंदा लिन को कहता है कि क्या तुम कौन हो। वो दोनों फिर थोड़ी देर के बाद ज़मीन के ऊपर पड़े हुए थे, और लिन उसे कह रहा था कि मेरा नाम है लिन फैन और मैं मैग्निफिसेंट फिल्म सेक्ट से बिलोंग करता हूँ, और तुमसे मिलकर मुझे काफ़ी खुशी हुई। क्या तुम भी मेरी यहाँ पर प्रिटेंड कर रहे हो कि तुम मार चुके हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, मेरा नाम निकोलस डैनियल है और मैं सनशाइन सेक्ट से हूँ, और तुमसे मिलकर मुझे भी खुशी हुई। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं भी नहीं मरना चाहता, मुझे भी ये खून खराबा बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं यहाँ पर लेट कर प्रिटेंड कर रहा हूँ। वो दोनों फिर हंसते हुए कहने लग जाते हैं कि देखा, हम दोनों की सोच कितनी मिलती है। ब्रदर फिर उससे कहता है कि यहाँ पर जैसा कि हम दोनों मरने का दिखावा कर रहे हैं, तो इन दोनों की लड़ाई बेफजूल है, तो क्यों ना इसे यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। जिस पर डैनियल कहता है ब्रदर तुमने सही कहा। तभी फिर ब्रदर अपनी स्वॉर्ड की मदद से डैनियल के ऊपर अटैक कर देता है, और उससे कहता है कि जो पहले अटैक करता है उसे एडवांटेज हासिल होता है, और ये उसी की चालाकी थी जिसके बाद उसने डैनियल को मार दिया था। और मरने से पहले डैनियल के आखिरी अल्फाज यही थे कि तुम्हें इन मार्शल वैल्यूज़ की कोई कदर करनी चाहिए थी, देखा तुमने किसी की कोई कदर ना की। ये बात सुनने के साथ लीनू से कहता है मैं तो अपनी गेम खेल रहा था, लेकिन उसके बाद ही मुझे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, मैं भी नहीं मरना चाहता था, इसलिए मुझे यहाँ के वैल्यूज़ के बारे में भी कुछ ज़्यादा नहीं पता। और ऊपर से तुम भी तो मुझे मारने की कोशिश करने वाले थे, मैंने बस तुम्हें पहले मार दिया। तो डैनियल उसे कहता है कि तुम बहुत ही डेस्पिकेबल हो, और इसी के साथ ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। उसे मारने के बाद ही उसे ये बताया जाता है कि तुमने एक लिविंग स्पिरिट को मारा है जो कि 3rd लेवल ऑफ बॉडी टेम्परिंग में था, तो इसकी वजह से उसे 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसे अब स्क्रीन के ऊपर ये भी दिखाई देने लग जाता है कि उसका नेम लिन है, और उसके जो कल्टीवेशन है उसके पॉइंट 0 हैं, लेकिन अभी भी उसे 30 पॉइंट्स मिल चुके थे। इसके अलावा ये पहली दफ़ा स्पेस में आया था, तो इसे रिवार्ड के तौर पर इपिक ड्रॉन की एक टिकट मिली थी, और इस टिकट को वो लॉटरी के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। उसके सामने एक स्पिन व्हील आ जाता है,
ये देखकर वो कहता है कि मैं यहाँ पर आया हूँ तो इसलिए इन सारी बातों को लेकर मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ। अब जैसा ही उसने स्पिन को वहाँ पर व्हील को स्पिन किया था तो उसे ये बताया जाता है कि तुमने एक इपिक लेवल के बफ जो कि इमॉर्टैलिटी है उसे रिसीव कर लिया है। अगर ये पूरी दुनिया ख़त्म भी हो जाए लेकिन तुम नहीं मर पाओगे, तुम जब मरोगे उसके 10 सेकंड बाद एक्टिवेट हो जाएगा। जबकि लिन कहता है कि इसके इर्द गिर्द भी दो चीज़ें हैं, मुझे वो तो चेक करने दो क्योंकि मैं इसे चेंज करना चाहता हूँ। लेकिन उसका ये सब कुछ कहने से पहले ही वो स्पिन वहाँ से गायब हो गया था। फिर वो आसमान की तरफ देखता है तो उसे एक रोशनी दिखाई दे रही थी। इस रोशनी को देखकर वो कहता है कि क्या ये भी सिस्टम की तरफ से भेजी गई है। लेकिन वो चीज़ तो कोई और नहीं बल्कि तीर थे जो कि आकर इसमें लगते हैं और ये कहता है कि क्या मेरे साथ यही होना था। वो मर जाता है और 10 सेकंड के बाद ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो गया था और इसी के साथ ही वो मरने दोबारा ज़िंदा हो जाता है। अब उसे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था और ये देखकर वो कहता है कि ये तो काफ़ी औसम है। फिर वो खुद से कहता है कि मुझे ये सीन कहीं तो याद आ रहा है। हाँ मैं जानता हूँ कि रेन एसेंसेंस से जो था ना वो ब्लेड इमॉर्टल था, उसे भी कोई दर्द वगैरह नहीं होता था, वो भी काफ़ी अमेजिंग था। इसका मतलब है कि मैं भी काफ़ी अमेजिंग बन चुका हूँ। लेकिन मेरे पास फ़िलहाल इमॉर्टिलिटी के अलावा कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है। अगर इन लोगों को पता चल गया कि मैं इमॉर्टल हूँ तो मेरे ऊपर मांझी की तरह एक्सपीरियंस करना शुरू कर देंगे। वो फिर वहीं पर लेट जाता है और मरने का दिखावा करता है और खुद से ये कहता है कि मुझे यहाँ पर कॉशियस रहना होगा और जो भी मुसीबत हो उनसे दूर रहना होगा। कि तभी उसे साइड पर से ब्रदर लू की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाकर ये कह रहा था कि क्या कोई है जो कि मेरी हेल्प करे। उसके पाँव में भी तीर लगा हुआ था जिसकी वजह से चल पाना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था और वो कहता है कि बस मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ना होगा। उसके हाथ में वही क्रिस्टल था और वो कहता है कि मुझे जाकर इसे उस बीस्ट के पाँव तक किसी न किसी तरीके से पहुंचाना होगा। और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई है जो आकर मेरी हेल्प करे, क्योंकि उन तीरों की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। कि साइड पर पड़ा हुआ लीनू से कहता है कि ऐ मोटे लड़के अब तुम चिल्लाना बंद भी करो। वो उसे इशारा करके कहता है कि ज़रा तुम अपना मुंह क्यों नहीं बंद करते, यहाँ पर तुम क्यों दुश्मनों को अपनी तरफ बुला रहे हो। अगर तुम्हें मरना भी है तो जाकर ज़रा दूर चिल्लाओ क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं मरना चाहता। तो ब्रदर लो चिल्लाते हुए उसे कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मरने का दिखावा कर रहे हो, क्योंकि कोई भी यहाँ पर बंदा ऐसा काम नहीं कर सकता, ये काफ़ी शेमलेस बात होती है। और अगर तुम यहाँ पर मरने का दिखावा कर रहे हो तुम एक अगर असली आदमी होते तो तुम बैटल फील्ड भी मारे जाते। वो अब ये सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो गया था और कहता है कि अगर हर कोई तुम्हारी तरफ निकला तो हमारा फिर मैग्निफिसेंट फ्लेम सेक्ट डूम हो जाएगा। जो हमारा फ्यूचर है वो भी अब डार्क होने वाला है, सभी लोग फिर स्लेवरी की ज़िंदगी चूज़ कर लेंगे। वो फिर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा था कि क्या यहाँ पर कोई है जो मेरी हेल्प करे और इस डिवाइस को जाकर उस ज्ञान बीज के इर्द गिर्द रख दे, क्या कोई मेरी हेल्प करेगा। उसकी ये आवाज़ें बार बार सुनने के साथ अब लिन को काफ़ी गुस्सा आ गया था। वो फिर उठकर ब्रदर लू से वो डिवाइस ले लेता है और उसे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं जाकर इसे साइड पर फेंक रहा हूँ। तो उधर हम बीस्ट को देखते हैं जिसके ऊपर कैनन्स की मदद से बार बार वार किया जा रहा था लेकिन अभी तक उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। लिन ने जैसा कि उस मोटा भाई से अब उस क्रिस्टल बॉल को छीन लिया था तो इस पर वो उसे कहता है कि आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। जबकि बीस के ऊपर इन कैनन्स की मदद से अटैक किया जा रहा था कि तभी उनकी नज़र उस कैनन पर पड़ जाती है और इसके इर्द गिर्द खड़े हुए लोगों पर भी पड़ गई थी। वो लोग तो ये कहने लग जाते हैं कि हमारे पास ये जो ऑर्डिनरी कैनन्स हैं इसकी वजह से हम उसे कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, हमें इसके लिए कुछ बड़ा करना होगा। कि फिर एक बंदा उस बीस के पीछे देखता है कि लीन उठकर उसके पास जा रहा था और वो कहता है कि ये रोशनी किस किस्म की है, क्योंकि लिन अब उस क्रिस्टल बाल को लेकर उस ब्रिज के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।